नमस्कार साथियों। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है सॉल्यूशन चैप्टर की विलियन की, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेने वाले हैं अपन आज। क्या है? दर दर विलियनों का वाष्प दाब। तो थोड़ा समझ लीजिएगा आज हम करने क्या वाले हैं। एक तो हम लेते हैं विलय और एक लेते हैं हम विलायक। विलय और विलायक को मिला के हम विलियन बनाते हैं। आज हम बात ये कर रहे हैं कि जो हमारा विलय पदार्थ है वो भी लिक्विड फेज का है, लिक्विड, और जो विलायक है वो भी हमारा क्या है, लिक्विड है। यानी हम दोनों ले रहे हैं द्रव। क्लियर? और कोई भी लिक्विड जो होता है वो होता है वाष्पशील, यानी उसमें ऊपर लगातार वाष्प बनकर के वो उड़ता रहता है। जैसे कि आपने अल्कोहल देखा होगा, पानी भी देखो समय के साथ वाष्प बनकर के उड़ जाता है। अल्कोहल ले लो, केरोसिन, पेट्रोल, ये भी आपने देखा होगा, तो ये वाष्प बनती है। अब वाष्पशील द्रव्यों में क्या होता है, एक वाष्प दाब कंसेप्ट आता है। ये क्या चीज होती है? देखो, ये वाष्प दाब तभी कंसिडर करेंगे अपन जब हमारा जो लिक्विड है वो एक क्लोज सिस्टम के अंदर हो, बंद पात्र के अंदर हो। जैसे कि हमने ये लिक्विड लिया, यहाँ पर यह लिक्विड, अब लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड में बनेगी वाष्प, और हमने सिस्टम कर दिया बंद, यानी इसको बंद पात्र ले लिया हमने। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ये वाष्प बनकर के यहाँ इसकी दीवार से टकराएगी, और जब ये वाष्प यहाँ बन करके जब वाष्प बन जाएगी तो जो वाष्प के मॉलिक्यूल है ये द्रव्य की सतह पर क्या डाल, दबाव बनाएंगे, दाब डालेंगे, प्रेशर लगाएंगे द्रव्य की सतह के ऊपर। किसके मॉलिक्यूल? वाष्प के मॉलिक्यूल। इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। तो वाष्प दाब कंसेप्ट किस में होगा? जब आपका कोई भी विलय या विलायक क्या हो, लिक्विड हो, और दूसरा वो वाष्पशील होना चाहिए, तभी हम वाष्प दाब की बात करते हैं। बस ये क्लियर बात हो गई। क्लियर? अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आज हम ले रहे हैं ऐसा विलयन बना रहे हैं जिसके अंदर विलय भी क्या है, द्रव्य है, और विलायक भी क्या है, द्रव्य है, लिक्विड स्टेट के अंदर है। दो वाष्पशील द्रव्यों के द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि हमने दो कंपोनेंट लिए, एक विलय और एक विलायक। जब हम एक दो कंपोनेंट लेते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। को एक बंद पात्र में लेने पर दोनों अवयव वाष्पीकृत होंगे तथा वाष्प प्रावस्था एवं द्रव्य प्रावस्था के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार साथियों देखो, ये हमने ले लिया अपन के दो मॉलिक्यूल है। सपोज करो, इमेजिन करो कि ये हो गया आपका किसका, ये मॉलिक्यूल जो कलर से दिख रहा है, ये मान लो मैं अपन का है विलय पदार्थ, विलय यानी एक, इसको ले लो। और जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल, दूसरा कलर ले लेते हैं अपन इस प्रकार से, ये हो गया हमारा विलायक। अब दोनों हमारे क्या है, पहली बात तो लिक्विड फेज के अंदर है। जब हम दोनों का विलयन बनाएंगे तो यहाँ इसमें देखो डायग्राम के अंदर ये एक विलय विलय के मॉलिक्यूल शो हो रहे हैं, जबकि यहाँ विलायक के मॉलिक्यूल भी होंगे। और हमने पढ़ा भी था कॉमनली कि विलाय के मॉलिक्यूल, विलाय की मात्रा हमेशा विलय की तुलना में अधिक होती है। तो इनके वाष्प के मॉलिक्यूल, वाष्प अवस्था मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, ज्यादा ही होने चाहिए, इनकी मात्रा ज्यादा है तो ठीक है। अब ये तो हो गई अपने, यहाँ तक तो आ गई आपके लिक्विड फेज। ये तो यहाँ तक दिख रहा है आपको क्या है, यहाँ तक तो गया हमारा लिक्विड फेज हो गई, ये तो ये लिक्विड है। और जो ऊपर स्पेस दिख रहा है, यहाँ बन गई आपके वेपर बन गई। क्लियर? अब क्या होगा कि द्रव्य अवस्था के जो मॉलिक्यूल होंगे वो किस प्रावस्था में जाएंगे, वाष्प प्रावस्था में जाएंगे। और वाष्प प्रावस्था के मॉलिक्यूल वापस किस में आएंगे, लिक्विड प्रावस्था के अंदर आएंगे या लिक्विड फेज के अंदर आएंगे। जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वाष्प में जा रहे होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल वाष्प वापस किस में आ रहे होंगे, लिक्विड के अंदर आ रहे होंगे। और इन दोनों के बीच में एक क्या बन जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कि द्रव्य प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था के अंदर क्या हो गया, साम्य स्थापित हो गया। अब साम्य जब स्थापित हो जाएगा तब की बात है, क्या बात है कि ये पूरा जो विलयन बना हुआ है विलय और विलायक से मिलकर के, इस विलयन की जो अब वाष्प दाब होगा वो विलयन का वाष्प दाब होगा। क्लियर? और वाष्प दाब कितना होगा, उसमें किसका योगदान होगा, उसमें विलय का योगदान भी होगा और विलायक का योगदान भी होगा। तो हम बोल देते हैं कि इस अवस्था में जो कुल दाब होता है P, वो P1 प्लस P2, यानी P1 विलय के आंशिक दाब
और विलय के आंशिक दाब का योग होता है। ये बात आती है निकल करके। ठीक है साथियों, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक बात समझो आप, एक हमने लिया विलेय पदार्थ, विलेय को मान लेता हूं मैं 1 से डोनेट कर देता हूं, विलेय किसे लिया, पदार्थ 1 ले लिया, एक हमारा हो गया विलायक। क्लियर, विलाय को मैं लिख देता हूं 2 नंबर से नोटेड कर देता हूं, कोई बात नहीं। अब आपको समझने वाली बात क्या वो समझो आप, ये हमारा विलेय है, इसको मैं 1 या ए भी मान सकता हूं, कोई बात नहीं। ये इसकी लिक्विड फेज होगा, ये इसका वेपर फेज होगा। इसी प्रकार विलायक होगा, इसके बंद पात्र के अंदर वाष्प दाब अप्लाई होगा, इसके अंदर ये मान लो इसका लिक्विड फेज है और ऊपर इसकी वेपर फेज है। होता क्या है इसमें, जब ये इसका भी कोई न कोई वाष्प दाब होगा, जब ये शुद्ध अवस्था के अंदर है, और इसका भी कोई न कोई वाष्प दाब होगा, उस वाष्प दाब को हम नोट कर देते हैं पी नोट ए, और इसको हम कर देते हैं पी नोट बी से। क्या बात आई, नोट लिखा हमने शुद्ध अवस्था में, पी नोट ए तो क्या हो गया, शुद्ध अवस्था के अंदर जब ये अकेला था तो शुद्ध अवस्था के अंदर विलय का वाष्प दाब, और पी नोट बी का, पी नोट 2 या पी नोट बी कैसे भी लिख दो आप इसको, यानी शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। लेकिन जब इन दोनों को अपन मिला देते हैं, विलय प्लस विलय को आपस में मिलाकर क्या बना दिया हमने, विलयन बना दिया, तब इस विलयन का जो वाष्प दाब P होगा वो P1 और P2 के दोनों के योगदान के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब क्या बात आई, अब बात यह है कि P1 की वैल्यू कितनी होगी और P2 की कितनी होगी। एक बात साथियों आप ही समझते ही हो कि P1 मैंने विलय लिया, तो विलय की मात्रा हमेशा विलायक से क्या होती है, कम होती है, ये ध्यान रखना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है कि इसमें राउल्ट ने एक बात बताई थी, क्या बताई थी, राउल्ट ने बताया था कि जिसको हम राउल्ट का नियम बोलते हैं, ध्यान रखना, वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। कब की बात है ये, जब विलयन बन जाए तब। जो विलयन बन जाएगा, जैसे कि क्या बात समझ में आई, यहाँ इतनी बात तो हम समझ चुके हैं कि इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा पी टोटल जो होगा, पी कुल या पी टोटल जो भी होगा वो P1 के और P2 के योगदान के बराबर होगा या योग के बराबर होगा। लेकिन इस विलयन के अंदर P1 कितना होगा, अगर जितनी इसकी मोल बिन के समानुपाती होता है, यानी मोल बिन ज्यादा तो ये P1 भी ज्यादा होगा, और मोल बिन कम तो P1 भी क्या होगा, कम होगा। ये बात किसने बताई थी, हमारे को राउल्ट ने बताई थी। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये नियम किसने दिया था, तो ये नियम राउल्ट ने दिया था। बस ये बात ध्यान रखनी है। और एक बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था साथियों, मैं आपको वर्बली बोल देता हूं कि वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में किसका नियम लागू होता है, तो वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में हमारे राउल्ट का नियम अप्लाई होता है। ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राउल्ट ने क्या बताया कि P1 जो है वो जो अवयव का आंशिक दाब है वो उसी की मोल बिन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो P1 समानुपाती हो गया हमारा X1। क्लियर। अब यहाँ पर हम समानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो कोई न कोई इस तरह लगाते हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं P1 इक्वल टू P01। और P01 क्या है कि जब ये विलयन नहीं बना था, प्योर विलय था, प्योर सॉल्यूट था, तब उसका जो वाष्प दाब था वो P01 है, यानी शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। इसी प्रकार जो विलायक P2 है, P2 समानुपाती क्या होगा, उसी की मोल बिन के समानुपाती होगा। मोल बिन बोल दो, मोल अंश बोल दो, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब तो आपको मालूम पड़ने लग गया होगा, P02 और X2। बिल्कुल, ये हमारे दो समीकरण बन के आए। समीकरण नंबर 1 इसको दे देता हूं और समीकरण नंबर 2 में इसको दे देता हूं। अब बात आई कि P01 क्या है, तो P01 है शुद्ध विलय का वाष्प दाब। जब ये अकेला था, विलयन में आया ही नहीं था, मिलने से पहले की बात है, शुद्ध अवयव शुद्ध विलय का वाष्प दाब।
शुद्ध विलय का वाष्प दाब। और अभी जो विलयन बन गया तब विलय का फिर क्या हो गया, P1 बन गया, शुद्ध विलय का वाष्प दाब। क्लियर। और दूसरा है P02 क्या होगी, तो P02 हो जाएगी आपके शुद्ध विलय का वाष्प दाब। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ या खुद जब नोट्स बना रहे हो तो खुद लिख लिया करो, शुद्ध अवयव शुद्ध विलय का वाष्प दाब। क्लियर। हाँ, लेकिन P टोटल, P विलियन का वाष्प दाब कितना होगा, P विलियन लिख दो, P सॉल्यूशन लिख दो, या आप इसको P टोटल भी लिख दो, P कुल भी लिख दो, एक ही बात है, PT लिख देते हैं अपन शॉर्ट के अंदर। क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। अभी हम ये बात करके आए ही हैं। अब समीकरण 1 से P1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, और समीकरण 2 से P2 की वैल्यू पुट अप कर देते हैं अपन। तो क्या निकल के आता है, P टोटल इक्वल टू क्या आएगा साथियों, P01 और X1। ये तो गया P1 की वैल्यू, प्लस P2 की जगह P02 और X2। ये हमारे विलयन का कुल वाष्प दाब आ गया। कब, जब दो वाष्पशील द्रव्यों का लेकर के एक विलयन बनाते हैं तब। अब आप सभी को एक बात कन्फर्म पता है कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग कितना होता है, 1 होता है। यहाँ हमारे कितने अवयव है, 2 अवयव है, एक तो X1 प्लस X2। इन दोनों की जो मोल भिन्न का योग होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये बात तो सभी को भली भांति अच्छी तरह से पता है, होनी भी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, या तो X2 को यहां से रिमूव करो या X1 को यहां से हटाते हैं, यानी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो मेरी X1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस X2। ये बात तो सभी को पता ही है कि नहीं है, अगर एक अवयव की मोल भिन्न आ जाती है दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, हम एक में से माइनस करके निकाल लेते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो मैं X1 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस X2 तो लिखूंगा, देखो आप भी देख समझ लो, PT TN टोटल इक्वल टू P01 और X1 की जगह लिखेंगे अपन क्या, 1 माइनस X2 प्लस आगे जैसा है वैसा वापस लिख दो, P02 X2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, वापस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कर दो साहब, P01 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो P01 ही रहेगा, माइनस का चिन्ह तो अपन माइनस लगा दो, क्या P01 और क्या हो जाएगा X2 प्लस P02 और X2। आगे देखो यहाँ X2 है, यहाँ पर भी X2 है, तो मैं X2 को कॉमन लेने वाला हूँ। उससे पहले आप भी एक काम कर लो, ये पहले इसको ना P02 को पहले लिख दो, उससे क्या होगा प्लस आगे आ जाएगा। कैसे, चाहे इसको ऐसा लिखो चाहे इसको PT इजिकल टू P01 तो रहने दो जैसा है वैसा, इस वैल्यू को पहले लेके आ जाओ, प्लस का चिन्ह पहले आ जाएगा, प्लस P02 और X2। अब जो ये वैल्यू बची हुई है इसको बाद में लिख दो, तो पहले आ जाएगा माइनस का चिन्ह P01 और X2। अब क्या करने वाले हैं अपन, X2 को लेंगे कॉमन, तो P01 प्लस कॉमन क्या आ गई अपन की X2, पीछे क्या बचा यहाँ पर P02 माइनस P01, कोष्टक बंद, ब्रैकेट क्लोज। ये जो समीकरण लास्ट में निकल के आई है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रटा मार लेना, इसका तो भाई कोई इलाज ही नहीं है, या फिर से निकालना आना चाहिए। एग्जाम के दौरान ये भी नहीं निकलती है, अपन से भूल गलती कर बैठते हैं क्योंकि वह माइंड हमारा अलग तरीके से वर्क करता है। तो बस ये P01 क्या हुई, शुद्ध अवयव का वाष्प दाब हुआ, P02 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हुआ, X2 क्या हो गई, विलायक की मोल भिन्न हो गई, या हमने विलय की मोल भिन्न को इससे रिप्लेस कर दिया था। तो वाष्पशील द्रव्यों के विलयन पर कौन सा नियम लागू होता है, राउल्ट का नियम लागू होता है। क्या बताया उन्होंने कि विलयन में जो दो वाष्पशील द्रव्य मिलाते हैं तो उनका जो वाष्प दाब होता है वो विलय और या विलय का या विलायक का मोल भिन्न के समानुपाती होता है, इसको बोलते हैं आंशिक वाष्प दाब।
अब राउल्ट के नियम से क्या फर्क पड़ा? राउल्ट के नियम के आधार पर हम जो द्रव्य का विलयन बनाते हैं लिक्विड लिक्विड लेकर के, उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। ये ध्यान रखना है। यहीं से अब हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला बात होगी भैया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम के अंदर कोई न कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेते हैं। दो कौन से भाग हुए साहब? एक तो आपको हुआ आदर्श विलयन और एक हुआ अनादर्श विलयन। हम तो आदर्श है भाई, आइडियल बात करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, वैसे देखा जाए तो एक बात बता दूं मैं आपको, आइडियल वर्ड सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये मिलता बहुत ही मुश्किल से है। आइडियल आदमी मिलना भी बहुत मुश्किल से है, तो आइडियल सॉल्यूशन तो मिलना पॉसिबल नहीं है। ये एक कल्पना होती है। जितने भी हमारे सॉल्यूशन है वो सब के सब रियल सॉल्यूशन होते हैं, रियल या रेगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि आइडियल नहीं होते हैं भाई। कोई न कोई उनमें कमी रह जाती है। क्या कमी रह जाती है वो देखो। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जो राउल्ट के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। उसको तो नियमों का पालन करने वालों को हम क्या बोल देते हैं? आदर्श बोल देते हैं ना। आदमी को भी देख लो, जो सभी नियमों का पालन करता है वो आदर्श आदमी होता है। लेकिन कोई करता है कि सभी नियमों का पालन नहीं करते हैं भाई, है ना? है ना? करते हैं क्या? हेलमेट भी चालान का डर से लगाते हैं अपन, है ना? हाँ, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। इसमें आपको एक बात समझा देता हूँ, ये बनता कैसे है यह देखो डायग्राम के अंदर। पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता, देखो ये मैंने हमारा लिया हुआ सोल्यूट, प्योर सोल्यूट है ये। जब ये अलग था, एकला था, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया सोलवेंट। क्लियर साथियों? अब होता क्या है भाई, सोल्यूट के अंदर देखो, ये सोल्यूट जो होता है इसको मैं मान लेता हूँ, आपके सोल्यूट को मान लेता हूँ मैं आपके ए, पार्टिकल ए मान लेता हूँ, इसको नाम दे देते हैं पार्टिकल बी। अब जो ये पार्टिकल है ना, इनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल लगता है आपस के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार जो विलायक के अणु है, इनके बीच में भी आकर्षण बल लगेगा। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया? अब आप इन दोनों को मिला देते हो, मिलाकर क्या बना देते हो आप? विलयन बना देते हो। अब इन विलयन के अंदर क्या आ गए? पार्टिकल आपके ए भी आ गए और पार्टिकल आपका बी भी आ गया, ठीक है। विलय के पार्टिकल भी आ गए और विलय के पार्टिकल भी आ गए। तो यहाँ क्या होगा? विलय यानी ए और बी के बीच में भी कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स काम करने लग जाता है, जो कि देखो आपको दिखा रखा है। क्लियर? यहाँ पर जो था, जब प्योर स्टेट के अंदर थे, तब ये आकर्षण बल किसके बीच में था? ये बात है। तो यहाँ पर तो ये आकर्षण बल था किसके बीच में? ए के बीच में। विलय विलय के कणों के बीच या अणु के बीच आकर्षण बल था। इसी प्रकार यहाँ आकर्षण किसके बीच में था? बी और बी के बीच में आकर्षण बल था। जब ये दोनों मिलकर विलयन फॉर्म के अंदर आ जाएंगे तो एक नया आकर्षण बल काम करने लग जाएगा। कौन सा? वो होगा ए और बी के बीच में। इसको बोलते हैं अपन इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन, या इसको बोल दो अंतर आणविक आकर्षण बल। हाँ। जितना इनके पहले आकर्षण बल लग रहा था, ए के बीच में जो आकर्षण बल था या बी के बीच में जो आकर्षण बल था, उतना ही आकर्षण बल अब लग रहा है ए और बी के बीच में। तो वो कहलाएगा आपके आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर साथियों? और अगर पहला वाला आकर्षण बल ए और बी के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था, उससे ये अलग लग रहा है यानी चेंज है इसमें, तब उसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन बोलेंगे। यहां पर भी आप एक आगे बात और समझ लो भाई। इस डायग्राम के अंदर देख लो, ये क्या कह रहा है कि जो ये हमने लिया सॉल्यूशन, इसको मैं ए ले लेता हूं सॉल्यूशन, इसको मैं सॉल्यूशन मान लो ले लेता हूं बी, और इसको मैं ले लेता हूं सॉल्यूशन आपके सी। ये तीन सॉल्यूशन है। पहले अपन सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं, किसकी? ए की बात करते हैं। सॉल्यूशन ए में क्या बता रहा है ये वो देख लो आप। सॉल्यूशन ए में ये कह रहा है कि देखो, एक तो ये विलय के पार्टिकल दिख रहा है आपको अलग अलग से, ये विलय के पार्टिकल है, ये वेपर फेज के अंदर आ गई है, वो कोई बात नहीं, इस डायग्राम के अंदर सब साथ ले रखा। लेकिन आप तो यहाँ देखो, अब इनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल लग रही है। किसके बीच आकर्षण बल लग रहा है? विलय ए और बी के बीच में कोई आकर्षण बल लग रहा है। अगर ये आकर्षण बल
बराबर है किसके, ए और बी एंड लो, बी के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था पहले शुद्ध अवस्था के अंदर, उतना ही आकर्षण बल अब लग रहा है विलयन बनने के बाद ए और बी के बीच में, तब तो ये हो जाएगा आपका आदर्श विलयन। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मान लो कैसा है, ये देखो यहां पर लिखा वीक ए बी इंटरएक्शन, यानी ये कह रहा अगर इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल विलयन बनने के बाद जो ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, अगर वो वीक है, कमजोर है, किससे कमजोर है, पहले वाले की तुलना में जो ए के बीच में और बी के बीच में लग रहा था, उससे ए बी आकर्षण बल कमजोर है, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर फैल जाएंगे। दूर दूर फैल जाएंगे ना, तो क्या क्या घटना घटित होगी, इसका ध्यान रखना है आपको। यानी ठीक है, अब इसमें आ जाओ यहाँ पर विलियन सी के अंदर, यहाँ क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग ए बी अट्रैक्शन, यानी जो ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ए की तुलना में और बी की तुलना में जो ए बी अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो क्या क्या चेंज आएगा वो भी बताएंगे अभी आपको। पहली बात तो आदर्श विलयन क्या वकील है, आदर्श विलयन की परिभाषा कहीं है, सिंपल से सरल परिभाषा है, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, सांद्रता कुछ भी लो, राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। राउल्ट का नियम क्या पालन करना भाई, राउल्ट ने यह कहा था कि जो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा टोटल, वो क्या होगा, वो P1 प्लस P2 होगा या P01x1 प्लस P02x2। इस फॉर्मूले से अपन का वाष्प दाब निकालेंगे और रियल के अंदर उतना ही वाष्प दाब है जो वाष्प दाब हमने राउल्ट के फॉर्मूले से अपन थ्योरेटिकल निकालते हैं, अगर प्रैक्टिकली वाष्प दाब उतना ही आता है, इसका मतलब वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है और ऐसा करने वाला आदर्श विलयन होता है। ठीक है, और आदर्श विलयन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आदर्श विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अनुमानित या प्रेडिक्ट वाष्प दाब क्या होता है, बराबर होता है, तो वो आदर्श विलयन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो इनसे उल्टी बातें होगी करेगा, ये बातें नहीं मानेगा, वो क्या हो जाएगा, अनादर्श हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, अनादर्श विलयन। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन मतलब चेंज इन एंथैल्पी, चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा से, एंथैल्पी को लिखते हैं अपन एच से, कितनी होती है, इक्वल टू क्या होगी, शून्य हो जाएगी। यानी आदर्श विलयन, जब विलयन बनाओगे आप, विलय और विलय को, जैसे एक विलय लिया ए और विलायक लिया हमने बी, इन दोनों को मिलाएंगे और मिला के विलयन बनाएंगे अपन, तब इसके अंदर क्या होगा, ना ये विलयन उष्मा का करेगा अवशोषण और ना ही करेगा उत्सर्जन, ना तो ये उष्मा एक्सोथर्मिक होगा ना एंडोथर्मिक होगा, यानी डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, उष्मा में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा क्या होगा, आयतन परिवर्तन भी क्या होगा, शून्य होगा, डेल्टा वी भी क्या होगा आपके, शून्य होगा, तब वो आदर्श विलयन कहलाएगा। और ये बात अपन तो समझ चुके हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या, ए के बीच में लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो ए और बी के बीच में था उसके बराबर ही है, तो उसको हम बोलेंगे आदर्श विलयन। क्या आदर्श विलयन किसको बोलेंगे, जिनमें चार बातें लागू होगी। नंबर एक, राउल्ट के नियम का पालन करेगा। राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब उसका जो वाष्प दाब है वो इसके द्वारा, राउल्ट के द्वारा अनुमानित वाष्प दाब के बराबर होता है। नंबर दो, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, 0। नंबर तीन, डेल्टा वी भी क्या होना चाहिए, 0। और नंबर चार, अंतरा विलयन के अंदर ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जो ए एक में और बी में था उसके बराबर ही है, तो वो आदर्श विलयन कहलाएगा। इतनी बातें जो नहीं माने लो, अनादर्श विलयन कहलावे लो। आइए उदाहरण देखो। अब उदाहरण को तो क्या आपको याद ही रखना पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें ना कोई ट्रिक काम आती है ना कोई इसका फॉर्मूला काम आता है, ये तो आपको याद ही करना है। लेकिन इसमें आपको मैं ये बात समझा सकता हूं कि इसमें पेरेंट्स जो होते हैं सीरीज वो एक ही होती है आदर्श विलयन से, ये एन हेक्सेन दे रखा और ये एन हेप्टेन दे रखा, एक 6 कार्बन की एल्केन है और 7 कार्बन है, तो पेरेंट्स क्या इसके अंदर एल्केन श्रेणी के है ये, ठीक है, इसे मान लो। अब ये हेलो एल्केन देखो, ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन, यानी ये किसके हैं, पेरेंट्स कौन हुआ, हेलो एल्केन,
पढ़ते हैं हेलो एल्केन। और दूसरी बात साथियों, जो आदर्श विलयन होता है ना, उनका अणुभार लगभग सिमिलर ही होता है, लगभग सिमिलर नहीं, लगभग सिमिलर होता है। और बेंजीन और टोलुइन दोनों एरोमेटिक एल्केन हो गई। ये तीन उदाहरण आपको याद रखना है आदर्श विलयन के, आपको इनको तो रटना ही पड़ेगा। अब आप कैसे रटना है इसको, आप अपने खुद की ट्रिक बना लो। जैसे मेरी ये ट्रिक है कि इनके पेरेंट्स जो एल्केन सीरीज होती है वो एक ही होती है। एक एल्केन श्रेणी का हो गया दोनों, एक हेलो एल्केन का हो गया, एक ये एरोमेटिक एल्केन हो गई। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ब्रोमोएथेन क्लोरोएथेन, बेंजीन टोलुइन। अब जो बातें हम आदर्श विलयन के अंदर पढ़ के आए, अगर वो लागू नहीं होती है तो वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वो अनादर्श विलयन कहलाता है। क्या नियम है? अनादर्श विलयन का जो वाष्प दाब आप निकालोगे प्रैक्टिकली, वो राउल्ट के नियम के द्वारा प्रेडिक्ट वाष्प दाब से या तो आएगा अधिक और या आएगा कम, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा? या तो अधिक आएगा या कम आएगा। अगर बराबर आ जाएगा इसका मतलब वो आदर्श विलयन है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो आदर्श विलयन नहीं है, अनादर्श विलयन है, तो उसका जो वाष्प दाब अपन प्रैक्टिकली निकालेंगे, वो राउल्ट के नियम के द्वारा जो प्रेडिक्ट वाष्प दाब होता है उससे या तो कम आएगा या ज्यादा, कम आएगा ज्यादा आएगा। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होने का मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो और प्रॉब्लम हो गई। अगर डेल्टा एच जीरो नहीं है तो क्या होगी? तो दो बातें और होगी, या तो आपका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी ऊष्मा सेपी। और अगर या फिर डेल्टा एच क्या होगा? जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ऊष्मा सेपी। ये तो गया एंडोथर्मिक, और ये हो गया आपका एक्सो, और ये हो गया एंडोथर्मिक। ये तो पता ही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जीरो नहीं होगा डेल्टा एच, तो या तो क्या होगा? नेगेटिव डेल्टा एच होगा या पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ वाष्प दाब क्या बराबर नहीं होगा, तो दो बातें होगी, या तो अधिक होगा या फिर कम होगा। आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, यह ध्यान रखना। अनादर्श विलयन की बात कर रहे हैं, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां भी दो बातें होगी, या तो डेल्टा वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी या तो आयतन ज्यादा होगा या कम होगा। ये कैसे होता है अभी समझाएंगे आपको। अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है ए और बी, विलयन के अंदर विलय और विलायक के कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, वो शुद्ध विलयक की तुलना में और शुद्ध विलायक में जो लग रहा है उसके इक्वल नहीं होता है। अगर ये इक्वल होता तो ये आदर्श विलयन हो जाता। यानी ए बी के बीच जो इंटरएक्शन फोर्स, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स बोल दो इसको, इंटरेक्शन बोल दो, तो वो क्या ए बी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ए और बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। ये दो बातें हो गई ना अनादर्श विलयन के अंदर। इसका मतलब हम पढ़ेंगे कि अनादर्श विलयन भी कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। दो प्रकार कौन कौन सा? एक में डेल्टा एच क्या हो जाएगी? नेगेटिव, एक में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। बस वही है। या तो ये ए बी के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो या तो इनसे हो जाएगा ज्यादा या इनसे हो जाएगा कम। क्लियर? या तो वाष्प दाब ज्यादा आ जाएगा या वाष्प दाब आ जाएगा कम। बस ये हो गए दो प्रकार। कौन कौन से? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। साथ में इंग्लिश के टर्म बिल्कुल याद रखना है। आजकल केमिस्ट्री के अंदर जो इंग्लिश वाले टर्म है उन्हीं को हिंदी में यूज करने लग गए हैं, बस केवल फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फिर आप सोचते रह जाओगे धनात्मक तो कहीं दिखा ही नहीं, नहीं याद रखना है। पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ये नॉन आइडियल लिखा हुआ है, यानी अनादर्श विलयन दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? एक ऐसा विलयन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, एक ऐसा जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। पॉजिटिव वाले में याद कर लेना, जब मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ दिख रहा है वो पॉजिटिव, या डेल्टा वी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव, डेल्टा एच तो डेल्टा वी लेस देन जीरो, जीरो से कम मतलब नेगेटिव। बस इतना बात है। इनमें जो बात याद रखने वाली है, कंफ्यूजन करने वाली है, वो बात आप देख लो। इसको आप ऐसा समझ लो। ये देखो साहब, अब हम बना रहे हैं विलयन। सपोज करो ये हमारा हो गया विलेय पदार्थ ए, और ये हो गया हमारा विलायक बी। अच्छी तरह समझ लो, एक बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर?
ये बात हो गई। अब मैं इससे बात करता हूं, मान लो कि मैंने विले लिया आपके 20 ml, कितना लिया 20 ml, ये पेन आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक ले लेते हैं। और जो मैंने विलायक लिया, ये सपोज करो मैंने ले लिया 80 ml, क्लियर? क्यों? विलायक ज्यादा ही लेना है आपको तो क्या फर्क पड़ता है। दोनों लिक्विड फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल है ऐसा। अब हम दोनों को मिक्स करके क्या बना रहे हैं, विलियन बना रहे हैं। मान लो ये यहाँ इसका मेजरमेंट दे रखा हो यहाँ पर 100 ml, क्या दे रखा हो 100 ml, क्लियर? जैसे कि मैंने आप डायग्राम में दिख रहा होगा 100 ml, ठीक है। इसमें ये अलग बीकर है, मैं इसमें आप यही समझ लो कि यहाँ एक लाइन दे रखी है वो 100 ml की है, या मान लो आपके 150 ml की है, क्लियर? या मान लो आपके 50 ml की है, जो भी है कोई बात नहीं, आपको समझना है उदाहरण दे करके। क्या समझना है? ये हमने 20 ml लिया और ये 80 ml लिया, तो विदिन कितना बनेगा आपका 100 ml बनेगा। ये बात तो क्लियर, सबको पता ही है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अगर जहाँ 100 ml का ये मेजरमेंट है, अगर वहां तक आ गया, वहां तक ही आना चाहिए वैसे तो, अगर वहां तक आ गया तो ये हमारा आदर्श विलियन हो जाएगा, क्लियर? यानी उसमें सब कुछ क्या है, ठीक ठाक है। यानी जो ए और बी के बीच अब जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो उसके बराबर ही है। जैसे यहाँ पर दो प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, किसके बीच में? एक तो ये मॉलिक्यूल, ये ए है आपका, और ये आपका क्या है, बी है। यहाँ दोनों ही आएंगे, आपका बी भी आएगा और कौन आएगा, आपके ए भी आएगा, या ए और बी के बीच अट्रैक्शन लगेगा। अगर ये जो अट्रैक्शन है ए और बी के बीच में, अगर ये अट्रैक्शन आपके जो ए के बीच अट्रैक्शन था और बी के बीच अट्रैक्शन था उसके बराबर ही रहने वाला है, तब ये हमारा आदर्श हो गया। सपोज करो कि 20 ml इसके और 80 ml इसके मिला रहे हैं, और बाद में मालूम पड़ रहा है कि जो विलियन जा रहा है वो तो आपके इस लाइन से अबू जा रहा है, ऊपर जा रहा है 100 ml वाले से। ये क्या बात हो गई भाई, ऊपर क्यों जा रहा है रे? या फिर ये नीचे रह जाता है, 100 ml पहुंचता ही नहीं है। अगर 100 ml से ऊपर जा रहा है तो भी अनादर्श विलियन, और 100 ml से नीचे रह रहा है तो भी अनादर्श विलियन। 100 ml से ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा वी है, चेंज इन वॉल्यूम है, वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ग्रेटर देन 0 करते हैं इसको, या कह देते हैं पॉजिटिव। और ये बन रहा कंडीशन, तो यहाँ डेल्टा वी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यानी वॉल्यूम तो उल्टा हमको लग रहा है घट रहा है, इसी प्रकार से, जो भी घटा कहाँ, बीच में कहाँ गया, कहीं नहीं गया। ये ऐसा क्यों होता है, बस ये समझना है आपको। सिंपल और सरल भाषा में बताऊं मैं आपने, तो डेल्टा वी अपन समझ रहे हैं ज्यादा हो रहा है। ज्यादा इसलिए हो रहा है कि जो ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है, आपका कमजोर है। अणु दूर दूर फैले जा रहे हैं। अगर ए और बी के बीच में आकर्षण बल कमजोर है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। और डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच भी क्या होगा, 0 से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा मतलब क्या हुआ, उष्मा शोषी प्रोसेस बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ वॉल्यूम घट गया ना, मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी है ना, एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, खींच के बिल्कुल कन लिया हुआ है, इतना वॉल्यूम घट गो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है, कमजोर नहीं है, अधिक है। किसकी तुलना में, ए और बी के बीच में। स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, क्या है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत है। तब बनेगा आपका नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव बड़ा। डेल्टा वी क्या हो गया आपका, 0 से कम, तो डेल्टा एच भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या, उष्मा शेपी प्रोसेस। तो इसमें जो धनात्मक वाले में साथियों एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो ए और बी के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है, किसकी तुलना में, शुद्ध विलय और शुद्ध विलय के बीच लगने वाले आकर्षण बल के तुलना में। धनात्मक में सब चीज ज्यादा ही रहेगी, आपके केवल आकर्षण बल का ध्यान रखना। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन में क्या होगा,
वाष्प दाब अधिक होगा। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच क्या रहेगी आपकी, प्लस में रहेगी पॉजिटिव। डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो यानी इसका आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन आकर्षण बल क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। ए बी के बीच जो आकर्षण बल है वो ए और बी की तुलना में क्या रहेगा, कम रहेगा। सब बातें ऋणात्मक में उल्टी हो जाएगी। वाष्प दाब क्या रहेगा, कम हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। लेस देन जीरो से कम का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा वी जीरो से कम। आकर्षण बल यहाँ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। किसके बीच में, ए बी के बीच में, ये ध्यान रखना है आपको। अब इनका उदाहरण देखो क्या होता है। एक तो एथेनॉल प्लस एसीटोन, क्लियर साथियों। यानी इसका वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, देखो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। एसीटोन का क्या होता है, CS3C डबल बॉन्ड और CS3। इसको आप फेमस एग्जांपल है इसलिए मैं आपको उसको बता देता हूं। अब जो प्योर एल्कोहल होता है उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। कैसे, ये R तो सीरीज है, ये ऑक्सीजन और ये मान लो आपका मैंने ले लिया H, ठीक है। ये दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं एल्कोहल का, RO और ये H। जब प्योर स्टेट में होता है एल्कोहल, तब क्या होता है एल्कोहल के अंदर जो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, ये एक अंतरा आणविक H बंध बना लेते हैं, क्लियर, दोनों के बीच में। इसकी वजह से जो ये भी ए मॉलिक्यूल ले लो, मान लो ये भी ए ले लो, इनके बीच में आकर्षण बल क्या रहता है, अधिक रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें अपन एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन क्या करता है, इस H बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और तो यहाँ जो ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, वो इसकी ज्यादा होता है और ये क्या होता है, कमजोर होता है। समझ में आ गई बात, इसलिए वो आयतन बढ़ जाता है। इसमें यहाँ उल्टा हो जाएगा। और एग्जाम्पल तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेगेटिव में देखो क्लोरो एसीटोन, मतलब एसीटोन और एथेनॉल, इसमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म होता है, ध्यान रखना साथियों। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन बहुत ही फेमस एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन वाला। क्या होता है क्लोरोफॉर्म एसीटोन के अंदर, जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसमें ये कार्बन ले लेता हूं, 3 Cl परमाणु है और एक क्या आपका H परमाणु है, ठीक है। और एसीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कोई R लगा देता हूँ, CH3, एसीटोन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो CH3 और CH3। अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी और इसकी वजह से इसके कण क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ये मान लो A मॉलिक्यूल, ये B है, इनके बीच अब आकर्षण बल होगा वो A और B की तुलना में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, आयतन भी घट जाएगा, यहाँ दूर दूर फैल जाएंगे, इसलिए आयतन बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में एक तो आप एथेनॉल प्लस एसीटोन को याद रखना है कि धनात्मक विचलन दर्शाता है और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो वीक होता है। दूसरा एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन का और एक एथेनॉल और जल का। एक तो एथेनॉल प्लस जल और एथेनॉल प्लस एसीटोन, ऐसे याद कर लेना। और एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसको तो याद करने के अलावा कोई तोड़ ही नहीं है। यहाँ ये फेमस एग्जाम्पल रहता है नेगेटिव डेविएशन के अंदर, बार बार एग्जाम के अंदर पूछता है किसको, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को, ठीक है ना। और दूसरा फिनॉल और एनिलीन, इनके बीच में भी H बंध बन जाता है। जल और नाइट्रिक अम्ल, बस ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम्पल। और मेरे हिसाब से अगर आपको याद नहीं रहे तो एक एग्जाम्पल तो ये और एक ये, दोनों तो आपको याद रहना ही चाहिए। एक बेंजीन प्लस टोलुइन आदर्श विलयन के अंदर 3 एग्जाम्पल तो आपको याद रहना ही चाहिए। आगे चलते हैं अपन। अब देखो एक बनाते हैं, हम पढ़ते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। हिंदी वाला नाम तो बड़ा कंफ्यूजन वाला नाम है, याद रहता है नहीं। स्थिर कवाती मिश्रण क्या, एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या बोलते हैं, क्या होता है एजोट्रोपिक मिक्सचर, जब अपन दो या दो से अधिक वाष्पशील अवयव होना चाहिए, विलय द्रव्य होना चाहिए अवयवों को, सॉरी, तो ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए हुए बिना एक ही ताप पर उबलते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। कैसे, समझ लो।
इसको समझना ही पड़ेगा साथियों। क्या करते हैं अपन, दो अवयव लेते हैं, जैसे मैंने एक ले लिया आपका एथेनॉल, ठीक है, एक है एथेनॉल और दूसरा हमने लिया आपका वाटर। एथेनॉल और वाटर का अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा विलियन बन जाएगा, है ना, बनाते हैं कुछ लोग तो बार बार, है समझे। हाँ, अब इन दोनों का अब क्या होता है कि ये एजिट्रोपी का मतलब ये होता है कि जो कवतना की बात हो रही है, तो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना साथियों, वो लगभग होता है 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। यानी पानी कितने पे उबलता है, 100 पर उबलता है। और एल्कोहल यानी एथेनॉल कितने पे उबलता है, मान लो 78 पर उबलता है, लगभग 78.387 समथिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 38.4 सॉरी 78.4 लिख दिया मैंने, 78.4, ठीक है। ये हमारा ले लिया विलेय पदार्थ ए और ये हमारा ले लिया हमने बी, विलायक हो गया वाटर, मान लो ऐसा। इन दोनों का अपन मिलाएंगे और एक बनाएंगे विलियन, क्लियर। अब ये जो विलियन बना है एथेनॉल प्लस वाटर से, अब बात आती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बीच मान लो, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, 100 से कम और 78 से ज्यादा मान लो, नहीं। तो इस विलयन बनने के बाद इस जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, इससे भी घट गया 100 से, और 78.4 से भी क्या हो गया, कम हो गया है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। और अगर इन दोनों से ज्यादा हो जाता बॉइलिंग पॉइंट तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम। तो एजोट्रोपिक मतलब आएगा दो तरह का वेला, एक तो कहीं वेला कि न्यूनतम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, ऐसा मिश्रण जिनका क्वथना क्या होता है उनके व्यक्तिगत घटकों से क्या होता है, कम होता है। व्यक्तिगत घटकों मतलब क्या हुआ, पर्सनल इंडिविजुअल। प्योर एथेनॉल का 78.4 था, प्योर वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड था वो बॉइलिंग पॉइंट, और मिलाने के बाद दोनों से क्या हो गया, कम हो गया। यही बात ये हम बोल रहा है, व्यक्तिगत घटकों से कम होता है। और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं उनका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, ध्यान रखना आप, धनात्मक विचलन वाले होते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया था, आप समझ में आ गया होगा, एथेनॉल प्लस वाटर। दूसरा देखो, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, ऐसा मिश्रण जिनका क्वथना क्या होता है उनके व्यक्तिगत घटकों से क्या होता है, अधिक होता है, और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है। नेगेटिव डेविएशन कौन, मैक्सिमम वाले। क्यों नेगेटिव, क्यों, क्योंकि विलयन बनेगा ना ए और बी, इनके बीच में जो ए और बी के बीच जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तभी तो उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा। उदाहरण क्या है, जल और नाइट्रिक अम्ल। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो पता ही है आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, क्लियर। और HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग होता है 83, लेकिन इसको 85 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। अब क्या होगा, इन दोनों का अगर आप एक विलयन बना दोगे, किसका, जल का और नाइट्रिक अम्ल का, और उसको आप बॉईल करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, इन दोनों से ही क्या आएगा साथियों, ज्यादा आएगा। तभी तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। अभी समझ में, और कितना आता है याद ही रख लेना है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर की वैल्यू याद रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक मैंने यहाँ बताया था एथेनॉल प्लस वाटर वाला, कितना बताया था, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एजोट्रोप बनते हैं, विलियन बनता है, उसका टेम्परेचर याद रखना चाहिए। एथेनॉल प्लस वाटर का टेम्परेचर 78, और एथेनॉल सॉरी दूसरा क्या है, नाइट्रिक एसिड और जल का जो है मिश्रण, विलयन बनेगा, मिश्रण बनेगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ये था दो लिक्विडों का जो विलयन बनाया हमने वाष्पशील अवयवों का, उस पर अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये है आपके लेक्चरल टेक्निकल एजुकेशन 2020 के अंदर। क्या क्वेश्चन था साथियों, एक आदर्श विलयन के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है, गलत कथन। आदर्श विलयन पढ़ के आ गए, तो इसमें तीन बातें तो सही होगी, तीन ऑप्शन तो सही होंगे, एक गलत होगा, उसी को हमें टिक करना है।
आदर्श विलयन के बारे में कहीं गलत है। ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, बिल्कुल करता है, ऐसा क्यों नहीं करता? आदर्श विलयन तो करेगा ही करेगा, तो गलत तो नहीं हुआ, सही बात हो गई। डेल्टा एच मिक्सचर, मिक्सिंग करने के बाद में एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, जीरो होती है, बिल्कुल होती है, ये भी सही बात है। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, हाँ भाई ये बात भी सही है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट जीरो, नहीं नॉट जीरो तो क्यों नहीं होती? ये तो किस में नहीं होती है? ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नहीं होती है। तो तीनों बातें तो राहुल आदर्श विलयन के बारे में एकदम सही है। गलत बात कौन सी है? गलत बात 4 नंबर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सरल क्वेश्चन था, ऑप्शन दे के भी उड़ा देते आप तो इसको। स्कूल लेक्चर 2013 के अंदर क्या क्वेश्चन आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर सेम आ गया कि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में क्या सही नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयनों के संबंध में सही नहीं है? वापस क्वेश्चन वो का वही आ गया। विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, बिल्कुल करता है ऐसा। विलयन बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर, मिश्रण बनाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होती है, बिल्कुल होती है। अभी हमने देखा ही था डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होती है? जीरो होती है। तो लंबा चौड़ा देने की कहाँ जरूरत थी, इसे तो देता। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? शून्य होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। एथेनॉल और एसीटोन को मिश्रित करने पर आदर्श विलयन बनता है, नहीं भाई आदर्श नहीं बनता है। अभी बताया था एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण क्या होता है? नॉन आइडियल होता है, अनादर्श होता है। और कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन वाला। इतना तो अपन को आता ही है, इतने मूर्ख नहीं बनेंगे वही हम, तो पूरा ही आता है। तो ठीक है, तो ये गलत कथन हो गया इसका। ये क्या होता है? एथेनॉल एसीटोन का मिश्रण अनादर्श होता है, वो भी कौन सा? धनात्मक विचलन दर्शाने वाला। हम्म, बिल्कुल। लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर क्या क्वेश्चन आया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर, और सेम वापस क्वेश्चन आ गया यार, क्या ही बात आया है। निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयनों के लिए सही नहीं है? तो 3 बातें सही होती है, एक ही सही नहीं होगी। मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है भाई। डेल्टा वी क्या रहता है आदर्श विलयन में? जीरो रहता है, तो कोई चेंज नहीं। मिश्रित करने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है भाई, पता है हमको, ये भी सही है। एंथैल्पी में चेंज कितना लिखते हैं अपन? डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पूरी कहानी राउल्ट के ऊपर टिकी हुई है, तो राउल्ट का नियम का तो पालन करेंगे ही करेंगे सा। उसी ने आदर्श अनादर्श के बारे में बताया था। विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए, आयनीकरण से हमें क्या लेना देना, हमने तो इसमें कई बात ही नहीं की थी। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मान लो आपको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, सपोज करो, तो भाई सब भाइयों ये 3 बातें तो आपको ध्यान है ही है ना भाई लोगों? तीनों बातें सही है, चौथी बात ऑटोमेटिक की क्या होनी है? गलत होनी है। ये तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी। स्कूल लेक्चर 2018 के अंदर क्या क्वेश्चन है? सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। अरे भाई ये मिलान ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। आदर्श विलयन कौन सा है? मैंने बताया था, पेरेंट्स चैन देख लो। बेंजीन और टोलुइन क्या है आपका? आदर्श विलयन है। तो पहले में तो क्या आ जाएगा आपका? पहले में आ गया हमारा सी। अनादर्श विलयन के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से? धनात्मक, धनात्मक पता ही है। एल्कोहल को याद रखना। एथेनॉल को दिख रहा है, ये रहा एथेनॉल प्लस एसीटोन, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरे के अंदर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा आपका ए, और थर्ड में क्या हो जाएगा? थर्ड में हो जाएगा आपका ये बी। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को याद ही रखना, इनके बीच में एच बंध बन जाता है, और एच बंध बनने की वजह से ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है, और ये नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल बता रहा हूँ बार बार आपको। तो सी ए और बी, ये मैंने क्या कर दिया भाई यहाँ पर? सी 2 बार क्यों लिख दिया रे? बी, कोई बात नहीं, फ्लो के अंदर आगे बढ़ गया। सी ए और बी कहाँ है? सी ए और बी, ये रहा सी ए बी। कौन से ऑप्शन के अंदर? 4th नंबर ऑप्शन के अंदर। वापस चेक कर लो, सी ए बी है क्या? हाँ सी ए बी ऐसा बिल्कुल सही है। आगे देखो, स्कूल लेक्चर 2013 के अंदर वापस क्वेश्चन क्या आया रे? बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण बनाता है, आदर्श विलयन बनाता है। ये कोई पूछने वाली बात है क्या भाई? निलंबन क्यों बनाएगा? हिमर्शन क्यों बनाएगा? अनादर्श भी नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा बेचारा? आदर्श विलयन बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन।
लैब असिस्टेंट 28/6/2022 के अंदर क्या क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम से सकारात्मक विचलन, अरे सकारात्मक क्या आ गया भाई, सकाराम पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए बोल रहा हूँ चोरे याद रखना है इंग्लिश के अंदर भाई लोगों, पॉजिटिव डेविएशन नहीं दिखाता है। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये हमने इनकी एग्जाम्पल की हमने बात ही नहीं की हमने तो। फिर भी देख लो, क्लोरोफॉर्म जहाँ आ गया है इसको हटा दो, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का जो विलयन है वो आपका नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, ऋणात्मक विचलन दिखाता है, ध्यान रखना। और अब याद भी कर लो इस सामने आ सकता तो कि भाई ये बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एथेनॉल, बेंजीन सीएस, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो विलयन होता है ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। नहीं दिखाने वाला कौन सा है, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म ही नहीं दिखाता है। अगली बात करते हैं, बोलते बोलते गले सूख गए यारों। हाँ आप भी पानी पी लो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आया भाई। हाँ एसीएफ 2018 के अंदर जो तो कितना शानदार, जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में मिलाया जाता है तो उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है भाई, हम पता हमें तो परिणामी विलयन क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा ना, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। बस यही बात ही कर दो सही, इसको 1 नंबर सही हो जाएगा। ये कितना अच्छा बताया, हाइड्रोजन बंध बना रहा है बेचारा, है ना, खुद ही बना रहा है। स्कूल लेक्चरर 2024 में क्या क्वेश्चन आया, एथेनॉल व एसीटोन का विलयन अनादर्श विलयन के रूप में व्यवहार करता है भाई, तो सभी को पता है, पूरे जग को पता है, ये विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। बस यही बात ही बिल्कुल दर्शाता है भाई। कौन कौन, देखो 2 एग्जाम्पल बार बार आ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। एक तो आ रहा है एथेनॉल एसीटोन क्या दिखाता है, धनात्मक विचलन, और एक क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ऋणात्मक विचलन, ध्यान रख लेना। तो ये दोनों बातें क्या हो गई, सही हो गई। कथन ए बी दोनों क्या आपके सत्य है भैया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के अंदर आया, क्या आया, निम्नलिखित में से कौन सा द्विअंगी मिश्रण, बाइनरी सॉल्यूशन मिक्सचर, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्श प्रदर्शित करता है। कौन सा ऋणात्मक, अब तो याद रह गया होगा, क्लोरोफॉर्म दिख रहा कहीं, ये रहा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, बिल्कुल भैया सही हो गया एकदम। बाकी एग्जाम्पल भी चेक कर लो, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन तो आपके क्या बनाते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं, तो इसमें तो विचलन वाली बात ही नहीं आएगी। बेंजीन और टोलुइन आपके ये भी आदर्श विलयन बनाता है, दो तो आपके ऑप्शन ऐसे कट जाते हैं साथियों। और एसिटाइलडिहाइड कार्बन डाइसल्फाइड धनात्मक विचलन CS2 का लिखा हुआ आपको एग्जाम्पल। लेकिन अपन को बाकी से क्या करना है, अपन को तो पकड़ के रखना है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जाने नहीं देना है, ये तो नेगेटिव दर्शाएगा आदर्श विलयन है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, लेक्चरल टेक्निक 2020 के अंदर क्या क्वेश्चन आया, द्रव्यों का वे युग्म जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। भाई ये तो पीछे ही पड़ गया क्लोरोफॉर्म एसीटोन के, तो क्या सही हो जाएगा, ऋणात्मक कौन दर्शाता है, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन, ये हमारा सही हो जाएगा। तो कितना अच्छा है, बेंजीन और टोलुइन तो क्या बताते हैं, बनाते हैं आदर्श विलयन बनाते हैं, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं आएगी आपके। दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन कौन सा धनात्मक विचलन दर्शाता है, एथेनॉल और एसीटोन भी धनात्मक विचलन बता दिया आपको। ये 2 एग्जाम्पल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन के लिए, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन, रटाई मार लो इसको। तो अगर क्वेश्चन आपके बनेगा तो यहीं से बनेगा, और इतना आपको आएगा तो बाकी ऑप्शन दे के भी आप काट दोगे। यदि असमान अणुओं के मध्य आकर्षण बल, असमान का मतलब एक तो ए हो गया और एक बी हो गया, तो इनके बीच जो आकर्षण बल है वो बात कह रहा है असमान अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान अणुओं की तुलना में कमजोर है, क्या है, वीक इंटरेक्शन है। समान का मतलब ए और सॉरी ए और बी के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी तुलना में कमजोर है, कमजोर है तो कौन सा होगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो याद रह गया होगा अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर क्या आया, वे विलियन
जिसके मिश्रण की एंट्रोपी समान है, एंट्रोपी होता है एस, मिश्रण की डेल्टा एस मान लो। एंट्रोपी की इसने बात क्यों की, सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए। समान संगठन वाले आदर्श विलयन के बराबर है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं। परंतु मिश्रण की अशून्य एंथैल्पी यानी जो डेल्टा एच है ना, वो कह रहा है कि जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो क्या हुआ, अनादर्श बन गया। एंथैल्पी के कारण वे विलयन अनादर्श होता है ऐसा, तो ऐसा विलयन कहलाता है आदर्श विलयन। नहीं भाई, ये तो नहीं कहलाएगा आदर्श विलयन। धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। अरे यार, धनात्मक और ऋणात्मक की बात कैसे करेंगे, आप बोल रहे हो नॉन जीरो है, कोई बात नहीं। आपने ये तो नहीं बोला डेल्टा एच पॉजिटिव है नेगेटिव है, और आपने ऐसा बोला ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव। हम ये दोनों ऑप्शन भी नहीं करने वाले हैं कि हमें क्या पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थोड़ा स्मार्ट बनना सीखो। तो अब उत्तर क्या हो जाएगा, नियमित विलयन हो जाएगा। ठीक है साथियों, कोई एनालिसिस मत कर देना, आप अपने मन से नहीं कर देना कि एक बार टिक लगा दो, नहीं भाई, इसने बात ही नहीं की, एनालिसिस की बात की। नियमित विलयन का मतलब होता है रियल सॉल्यूशन। तो मैंने कहा जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो रियल ही होते हैं, आइडियल तो कोई होता ही नहीं है। बस खत्म बात यहाँ पर। यहाँ अपन को दिमाग लगाना ही नहीं है साथियों कि नॉन जीरो आ गई इसका मतलब ये अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयन की जगह हम क्या कर देंगे, जो नियमित विलयन होते हैं वही सब, जितने विलयन नियमित ही होता है, कोई विलयन आदर्श होता ही नहीं, सच बात तो है ही है। नेक्स्ट देखो, स्कूल लेक्चर 2015 के अंदर क्या क्वेश्चन आया, वायुमंडलीय दाब पर एथेनॉल और जल के स्तर क्वातिक के क्वथन का मान लगभग है। मैंने बताया, देखो टेम्परेचर पर क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने बता भी दिया था आपको, क्या हो जाएगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था मैंने आपको। एथेनॉल का टेम्प बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.4 समथिंग होता है, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या हो गया, अब दोनों का मिक्सर मिला बना दोगे आप, तो वो कितने पे उबलेगा, 78 डिग्री पर उबलेगा। यानी ये क्या हो गया, उतना घट गया, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप बोलते हैं। तो आज के इतने क्वेश्चन थे साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।